बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या पता है? इम्पोर्टेंट है लेवल्स पे ध्यान रखना। आप देखिए कि मार्केट क्या कर रहा है, चार्ट्स क्या कर रहा है, चार्ट्स क्या बोल रहा है, कहाँ पे सही होगा एंट्री करना। बाकी तो आप लोगों को ये पता ही है कि डेटा क्या बोल रहा है। बाकी ये सब चीज़ कैश लर्निंग क्लास में तो हम लोग आपके साथ डिस्कस करते ही हैं कि डेटा कैसा चल रहा है। डेटा सिखाया भी है, लास्ट 2 वीक्स पहले डेटा का क्लास भी हुआ था, वहाँ बताया भी कि कैसे डेटा रीडिंग करना चाहिए। तो जनरली देखिए, मार्केट बुलिश तभी रहता है जब एफआईआई का डेटा नेट में बुलिश रहे, ठीक है, और क्लाइंट्स नेट बेरिश रहे, तभी वो एक बुल मार्केट होता है। ये तो सबको पता है कि बुल मार्केट आएगा, कब आएगा वो तो देख लेता है इंसान, उसको पार्टिसिपेट बहुत टाइम कर नहीं पाता है। तो आप लोगों को शायद ये आसान हो जाएगा कैश लर्निंग क्लास में कि डेटा यदि एफआईआई का, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, यदि डेटा एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन जो है वो यदि बुलिश है, नेट में बुलिश है, वो लोग नेट में ज्यादा पोजीशन लॉन्ग में है, तो कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश रहने का कोशिश करेगा, और उसके अगेंस्ट में क्लाइंट बेरिश चाहिए हम लोग को। तो ये कॉम्बिनेशन जो होगा ना, तो वो उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, मार्केट अभी बुल रन मारेगा। कितने टाइम तक मारेगा उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई टारगेट किसी को पता नहीं होता है। 2,000, 3,000, 4,000 किसी को नहीं पता होता। जब भी वैसा होता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी होगा, अभी मैं बहुत बड़ा बुल रन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, ये कुछ हाल तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट, ये मंथली चार्ट लगाया हूँ। मंथली चार्ट पे मैंने बॉलिंजर बैंड लगाया हुआ है। इंडिकेटर में जाके आप लोगों को पता ही है बॉलिंजर बैंड जो लगता है, बॉलिंजर बैंड टाइप करने से, ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड में मैंने बार बार ये बता रखा है कि जो देखिए, मिडिल बॉलिंजर बैंड जो है, ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। और अपर बॉलिंजर बैंड एक रेजिस्टेंस का काम करता है। और ये रेजिस्टेंस जब कुछ देखिए, बॉलिंजर बैंड अभी कैसा है? बॉलिंजर बैंड अभी एकदम स्ट्रेट फ्लैट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये फ्लैट हो गया है, ये मिडिल वाला और ये दोनों का मुंह किस तरफ है? ऊपर की तरफ। तो चार्ट अभी भी बुलिश है, ऑल ओवर मंथली चार्ट जो है बुलिश है। ये जो चल रहा है आपको दिख रहा होगा, ये अभी रिट्रेसमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकता है मार्केट? यदि ज्यादा से ज्यादा गिर रहा है, गिर रहा है, चलो गिर गया। मार्केट तो ऐसे गिरता नहीं है इस तरीके से, बीच बीच में उछाल भी मारेगा, डेड कैट बाउंस भी देगा, एक उछाल भी देगा, जिसमें आपको लगेगा कि मुझे फिर खरीदना चाहिए, लेकिन वो फिर सेल ऑफ हो जाएगा। चार्ट कुछ ऐसा बना हुआ है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा यदि गिर भी गया तो बहुत अच्छा सपोर्ट जो है ना, ये जोन पे है। बिकॉज ये जो मिडिल बॉलिंजर बैंड है ना, ये 20 SMA का काम करता है। 20 SMA यदि मंथली चार्ट पे आप लगा के रखें, तो 20 मंथ्स के SMA का ये सपोर्ट है ना। डे चार्ट पे है तो 20 दिनों का हो जाता है। वीकली पे यदि बॉलिंजर बैंड आपने लगाया वीकली चार्ट पे, तो 20 वीक्स का सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट हो जाता है वो। और मंथली पे लगा दिए तो 20 मंथ्स का हो गया। तो 20 मंथ्स एक बड़ा टाइम फ्रेम पे, बड़ा टाइम फ्रेम है, तो जिसमें हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो ये जोन कहाँ पे आ रहा है? ऑलमोस्ट यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। 22,268। तो मोटा मोटी मान के चलते हैं 22,300। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग है 23,400 पे। मान के चलिए कुछ हो भी गया तो ज्यादा ज्यादा यहाँ से 4%, 5% गिर सकता है, उससे ज्यादा तो अभी दिख नहीं रहा मुझे गिरते हुए। यदि कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा बैड न्यूज हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाला, ठीक है। 22,300, ये तो हो गया कि एक अल्टीमेट सपोर्ट मुझे मिल गया कि जहां पे मैं मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकता हूं एक शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए। बिकॉज जहां भी देखिए, मिडिल बॉलिंजर बैंड के पास जब भी मार्केट आता है, एक सपोर्ट लेता है, फिर वहां से 2 महीने तक तो ऊपर ही रहता है, फिर नीचे आया, टेस्ट किया, फिर देखे तो 3-4 महीने तक ऊपर ही रहा। यहाँ पे उसके बाद नहीं आया, थोड़ा पहले ही घूम गया, यहाँ भी टच नहीं किया।
बहुत बार टच भी नहीं करता है, यहाँ भी टच नहीं किया था, यहाँ भी टच नहीं किया था, लेकिन जब भी टच करता है फिर उसके बाद वो ऊपर जाता है। और ये कब का चार्ट है? 2022 का है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से 2.5 साल पहले का डेटा है जो आप लोग चार्ट पे देख रहे हो। मतलब कितना भी खराब हो गया, यदि 1000 पॉइंट भी यहाँ से गिरता है मैक्सिमम, जो हम लोग टेक्निकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गिरता भी है, तो मार्केट फिर एक सडन बाउंस नेक्स्ट मंथ दे सकता है। क्योंकि ये जनवरी का मंथ है, यदि जनवरी मंथ पूरा गिर गया, मैं एक संभावना बोल रहा हूँ, हर चीज में कंडीशन बनाइए। यदि यहां से मार्केट गिरते ही रहा, पूरा जनवरी गिरते ही रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक 22,300 400 के आसपास सपोर्ट है स्ट्रांग, तो डरने वाली कोई बात ऐसी है नहीं। वहां पे जाके फिर से एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किया जा सकता है, महीने भर के लिए किया जा सकता है। तो ये तो एक बात हो गई कि हाँ स्ट्रांग सपोर्ट यार 22 जैसे बोल रहे सब बोलेंगे 18,000 चला जाएगा, 20,000 चला जाएगा। देखो सडनली नहीं जाता, मार्केट के पास कोई न्यूज होना चाहिए। मार्केट के पास यदि न्यूज है स्ट्रांग, लाइक कोई एक स्ट्रांग फैक्ट्स है, चीजें अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी स्ट्रांग न्यूज नहीं है मार्केट के पास। अब मैंने पहले भी बोला था वो स्कैम ये सब वो सब पे मार्केट उतना बड़ा रिएक्शन। अब देखो मार्केट में बहुत लोग ये भी बोलेंगे सर, अभी देखिए केतन पारेख वाला स्कैम आया था जिसमें उनको उसको पेनल्टी लग गया 60-65 करोड़ का, कुछ कुछ इधर उधर का भी कुछ एक आध न्यूज आ गया था। तो यहाँ देखिए मार्केट में अब यदि आप सोच रहे हैं कि उसके ऊपर रिएक्शन दिया है, तो 23,264 तो हम लोग काफी पहले ही रिटेस्ट कर चुके हैं नवंबर में। उसके वजह से करना होता तो वो लेवल को ब्रेक करता। समझिएगा बात। यदि मान के चलिए कि वो न्यूज को इम्पैक्ट करना है ना चार्ट के ऊपर, तो उसको 23,264 अभी तक ब्रेक कर देना चाहिए था, यदि न्यूज के ऊपर रिएक्ट करते। ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। हो सकता है कल कर दे, हो सकता है रिटेस्ट कर दे, हो सकता है एक बार के लिए इंट्राडे में कल जाए। इंपॉर्टेंट क्या है कि उस पार्ट के नीचे, उस लो के नीचे 23,264 के नीचे उसको क्लोज करना पड़ेगा, इसके नीचे। ठीक है, ये जोन के नीचे एक अल्टीमेट सपोर्ट तो आप लोगों को बता दिया मैं, ये सपोर्ट के नीचे। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यदि इसके नीचे फिर निकलता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगा 22,700। तो हो सकता है ये जोन भी टेस्ट कर ले, कोई बड़ी बात तो नहीं है। यदि इसके नीचे टिकता है 23,264 के नीचे, 264 के नीचे, तो 22,750 800 तक चला जाएगा। क्योंकि यहां पे भी देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बहुत दिन कंसोलिडेशन किया। ये वीकली चार्ट है, हालांकि वीकली चार्ट ऐसा मतलब एरा गैरा नत्थु खेरा वाला कहानी नहीं है जो 5 मिनट में पट से चेंज हो गया, वो नहीं है। जो भी एक स्ट्रॉन्ग आपको दिखता है हाँ चार्ट में कि हाँ ये मोमेंटम चल रहा है, तो जिस तरीके से चार्ट बन रहा है उस तरीके से देख के लग रहा है हाँ चार्ट इज वीक। एक सपोर्ट है 23,264 के पास, यदि वहां से फिसला तो 22,700 800 तक जा सकता है। अब वो भी तोड़ देगा तो फिर लोअर एंड में जैसे हम लोगों ने 22,300 बोला, तो यहाँ उसके भी नीचे दिख रहा है 21,700, तो यहां तक भी जा सकता है। मंथली पे सपोर्ट है 22,700 22,300 के आसपास, लेकिन एक दो दिन क्योंकि चूंकि मंथली चार्ट है, तो 2-4 दिन के लिए तो जा ही सकता है ना कि 21,700 घूम के आ गया, फिर वापस से 23,000 22,300 के ऊपर क्लोज हो गया, क्योंकि मंथली सपोर्ट है वहां पे। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम का लोचा है, टाइम फ्रेम को समझने में लोगों को दिक्कत आती है, इसलिए मैंने हर लेवल को बता दिया। मैक्सिमम 21,700 तक का हम सोच के चल सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ से और 1,200 1,500 पॉइंट गिर जाएगा, चलो कोई बात नहीं, और स्टॉक गिर जाएंगे तब तो डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाएंगे ना। लेकिन देखिए एक चीज मैं बता रहा हूँ, यदि मार्केट, एक चीज दो दो चीज मैं बता रहा हूँ, यदि मार्केट पहले 21,700 आ गया तो हम लोग कितना करेक्शन कर चुके होंगे? ऑलमोस्ट 17%। मान के चलिए कि जनवरी में ये आ गया, तो मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग न्यूज चाहिए यहां तक जाने के लिए, जो मार्केट के पास एज ऑफ नाउ नहीं। समझिएगा बात, एज ऑफ नाउ नहीं, अभी नहीं। हो सकता है 2 दिन बाद आ जाए, हो सकता है मार्च के बाद आए, या हो सकता है फेब के एंड में आए, मुझे नहीं पता कब आएगा। अभी आ जाए 2 दिन में तो अभी आ जाएगा 21,700 के पास, या बजट के बाद आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक संभावना हुई। यहाँ कोई बैड न्यूज आएगा तो फिर हम लोग 21,700 तक का, या 22,300 21,700 ये जोन तक हम लोग आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है।
अब मैं अपना परसेप्शन बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम ये सपोर्ट तक हमें दिख सकता है। एक तो मुझे लाइक ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ज्यादा से ज्यादा 22,800 700 तक जा सकता है, ये जोन तक वापस से मार्केट फिर घूमने का कोशिश करेगा, एक उछाल मारने का कोशिश करेगा। ठीक है। वापस से यदि मान लीजिए 23,264 काटा और काटने के बाद 22,700 तक पहुंचे, 22,700 800 जो भी है, मतलब यहाँ से 500 600 पॉइंट, 500 पॉइंट तो एक दिन में गिरा देता है आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है। यदि कल यहाँ तक गिर गया तो वापस से फिर वो रिटेस्ट करने के लिए ये जोन तक जाएगा, ये जोन तक 24,200 तक। ये जोन को काटना बहुत जरूरी है। और ये जोन एक बार में काटेगा नहीं, वापस से फिर इधर जाएगा, फिर गिरेगा, क्योंकि गिर के फिर ऊपर जाएगा तो हायर हाई का सीक्वेंस बनाएगा, राइट। तो मेरा बोलने का मतलब है कि यदि गिरता है मार्केट तो वापस से उछाल मार के 24,100 24,200 तक का मोमेंटम प्ले कर सकता है। तो हम लोग को वो जोन में दिमाग पे रखना चाहिए कि अभी जो भी ट्रेडिंग करना है या कुछ भी करना है, मान लीजिए कल आपको 300 पॉइंट का गैप डाउन मिल गया, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा ना फिर। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं पढ़ाने के लिए दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि कैसे आप रेडी करेंगे अपने दिमाग को और कहाँ तक ट्रेडिंग करेंगे, फिर वहां प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर यदि फिर नीचे आता है, फिर प्राइस एक्शन बनाता है, फिर वहां से हम लोग फिर ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो दिखना भी चाहिए, दिखना भी चाहिए। तो यदि मान के चलिए कल कोई गैप डाउन हुआ, कुछ भी नीचे आया, तो दैट वुड बी अ अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी होगा। ठीक है। कि नीचे आया तो यहां से हम लोग एक बार के लिए 23,000 से लेके 22,700 के बीच में कहीं भी एक मोमेंटम मिलता है, या फिर 23,200 के पास ही आके ठहर जाता है, तो उसके लिए आप सारे सपोर्ट बना दीजिए। मैं तो अभी 22,800 तक ही मैक्सिमम पकड़ रहा हूँ। ठीक है। और डे चार्ट के लिए मैं ये जोन पकड़ ले रहा हूँ कि हाँ भाई ये दोनों मेरा डिमांड जोन है, दिस इज माई डिमांड जोन। ठीक है। दिस इज माई डिमांड जोन कि ये जोन में कहीं भी आएगा तो आई विल बाय द मार्केट। कहाँ तक के लिए? अगेन मैंने बोला एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये बना लीजिए। एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहां से लेके मैंने जोड़ा, 2 पॉइंट को जोड़ा। अब दो किसी किसी 2 पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक ट्रेंड कनेक्ट हो जाता है, ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो जाता है। तो मैंने ये पॉइंट को पकड़ा और ये पॉइंट को पकड़ा। ठीक है। ये कनेक्ट नहीं हुआ, इससे पहले ही मार्केट देखिए ऊपर जाने की कोशिश करा था, उससे पहले ही घूम गया, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का इफेक्ट था। तो कहीं ना कहीं यदि मार्केट इस तरफ कल आया तो वहां से मैं एक फेज में, जैसे मान के चलिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए मुझे एशियन पेंट बाई करना है। ठीक है। अब एशियन पेंट का भाव छोड़ दीजिए, एशियन पेंट का भाव अभी कितना चल रहा है? एशियन पेंट, अब एशियन पेंट ऑलमोस्ट, देखिए ये भी सपोर्ट के पास है, डे चार्ट में देखेंगे तो। यदि 22,700 800 तक आएगा, मान लीजिए कल 200 300 पॉइंट गिर गया, तो जरूर थोड़ा नीचे आएगा। मैं इसको मान लीजिए, मुझे इसमें 200 क्वांटिटी बाई करना है, मुझे यदि इसको 5 लाख का माल मुझे डिलीवरी में लेना है, तो मैं पहले क्या करूंगा, कल ये 200 250 पॉइंट पहले ही गिर गया तो मैं 100 क्वांटिटी वहां टिका दूंगा। 100 क्वांटिटी एल बाई, पोजिशन साइजिंग बता रहा हूँ। यदि 100 क्वांटिटी में मेरा काम हो गया, या फिर मान लो 120 क्वांटिटी ले लूंगा कि कहीं मार्केट घूम गया, वहीं से 23,264 200 से घूम गया, एक बार के लिए इंट्राडे में काटेगा तो जरूर, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी मुझे नहीं पता भाई, मुझे ऐसा लग रहा है एक बार काट के एक बार ये लोग को डराएगा, क्लाइंट्स को, क्योंकि रिटेलर्स बहुत बड़े बड़े पोजीशन में लॉन्ग्स पे बैठे हैं और बाइंग किए जा रहे हैं धड़ल्ले से। देखो एसआईपी में पैसा आ रहा है, और लाइक रिटेलर्स का थ्रू म्यूचुअल फंड, इट्स अ गुड थिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है। बट इंडेक्स में भी लॉन्ग पोजीशन बनाया जा रहा है, दैट इज फॉर ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन। वहां पे प्रॉब्लम है। एसआईपी तो हो रही है, दैट इज गुड थिंग फॉर फ्यूचर। कि मार्केट गिरेगा भी तो ज्यादा नहीं गिरेगा, खरा हो जाएगा और संभल जाएंगे हम लोग, सो वहां पे डरने वाली कोई बात नहीं, बिकॉज लिक्विडिटी आ रही है। अभी भी 25 26 हजार करोड़ का लास्ट मंथ बाइंग हुआ है दिसंबर में, सो रिकॉर्ड हाई पे था। सो इट्स अ गुड थिंग। तो ये आप लोगों को बेस पता होना चाहिए कि हाँ भाई बाइंग तो हो रही है, कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा है, बिकॉज म्यूचुअल फंड के थ्रू से भी पैसा आ रहा है, तो लिक्विडिटी मार्केट में कहीं ना कहीं से पंप हो जा रहा है, डीआई के थ्रू से पंप हो जा रहा है। डीआई क्या कर रहा है, म्यूचुअल फंड का ही पैसा लेके तो अपने यहाँ पे लगा रहा है ना, इक्विटी में। क्योंकि हम लोग का यदि कोई भी लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप जहां भी हम लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, तो वो पैसा पंप होकर कहीं ना कहीं तो जा रहा है, और अच्छे स्टॉक्स में जा रहा है। सबसे पहली बात ये, अंडू झंडू स्टॉक्स में तो जा नहीं रहा है।
अच्छे स्टॉक्स में जा रहा है, ग्रोथ के लिए जा रहा है, ग्रोथ वाली कंपनी में मान लीजिए 70% ही ग्रोथ वाली कंपनी तो जा तो रहा है, तो वहां डरने वाली बात नहीं है। कोई भी क्रैश हो, ये हो वो अपॉर्चुनिटी ही होगा। भले ही 17% गिरे, 20% गिरे, मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ, 11% फिर 17%, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17% कहाँ आ जाएगा? 22,300 तक 17% भी आ जाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई? 23,200 का मुंह तो देख ही लिया, 1000 पॉइंट का मुंह और देख लेंगे, उसके बाद तो फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बजट के पहले ये मुंह दिखाएगा, क्योंकि बजट के पहले यदि दिखा दिया तो समझ लेना कि फिर अभी से 2-3 महीने तक ऊपर ही रहने वाला मन, फिर गिरने वाला नहीं। मैं अपने एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन से बता रहा हूँ। बाकी एक और ऑब्जर्वेशन मैं लोहार स्ट्रेटेजी में शेयर करूंगा, वहां पे वो एस्ट्रोलॉजिकल होगा। बहुत लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लिमिटेड सीट है, जिसको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो। लोहार स्ट्रेटेजी, ठीक है, 15 जनवरी को है। ठीक है, कल तक मैं एडमिशन लूंगा, कल 13 जनवरी है ना, कल के बाद बंद कर दूंगा, क्योंकि मुझे रिसर्च वगैरह भी करना है थोड़ा सा, ऑब्जर्वेशन और भी दिखाना है स्टूडेंट्स लोगों को। तो 2 घंटे का क्लास होगा और उसमें हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स, हाउ टू कैच 400-500 पॉइंट्स निफ्टी, मोमेंटम। अब वो मोमेंटम को आप कैसे भी यूज करो, ठीक है। हेज स्ट्रैटेजी बता दूंगा कैसे हेज करना है ऑप्शंस में। तो लो कैपिटल ट्रेडर जो है ये आप 2, 1, 2, 4, 5 लॉट से करता है काम, उसके लिए अच्छा है कि चलो एक बार महीने में कर लिया, बोनस आया, आया तो आया, गया तो थोड़ा गया, आया तो आ गया, 1:1 1:2 पे मेरा काम हो गया। तो रिस्क कम है और एक कहीं ना कहीं बोनस मिल जाएगा, आ जाएगा तो थोड़ा सा जाएगा, बिकॉज हेज है, ठीक है। और अच्छी एक्यूरेसी है उसकी, 90% तक है, अच्छा काम करता है, ठीक है। बाकी कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा क्लास ही में, यहाँ नहीं बताऊंगा। जिसको ज्वाइन करना है मैं व्हाट्सअप अप कर सकते हैं, ठीक है। 15 जैन को है, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक जूम पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था किस चीज का, कि मार्केट में एसआईपी का लिक्विडिटी कंटिन्यूस आ रहा है, तो अच्छी बात है। कोई भी गिरावट आएगा, यदि बहुत डीप डाउन होता है मार्केट तो अच्छी बात होगी, वो अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को कैसे हम लोग लाइक तब्दील करेंगे, किस वे में उसको ग्रैब करेंगे, वही मैं आज आज का क्लास डेडिकेटेड है। बहुत शॉर्ट रखूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, नहीं तो फिर आप लोग भूल जाते हो, ठीक है ना चीजें। तो सबसे पहले तो समझ लो, मार्केट में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे क्या हो सकता है और कहाँ तक जा सकता है। यदि मान लीजिए मंडे, कल की मैं बात बता रहा हूँ, कल यदि मंडे है, मंडे यदि गिरता भी है थोड़ा मार्केट, मैंने स्ट्रेटेजाइज करके बताया कि मैं कैसे अभी कुछ टाइम के लिए, हफ्ता 10 दिन के लिए मैं प्लान करूंगा। यदि यहां से यदि मार्केट कल यदि खुलता है, मान लो 264 तोड़ दिया, 200 चला गया, 23,200, फर्क नहीं पड़ता है। वहां पे मैं फोकस करूंगा मुझे क्या करना है। तो मेरी नजर ऐसे स्टॉक पे जो ऑलरेडी 35-36% डाउन है, एशियन पेंट, दूसरा लार्ज कैप है। मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फोकस करूंगा कि मैं इसका 120 क्वांटिटी उठा लूं, 60% में डिप्लॉय कर दूं कैश में। 5 लाख है मेरे पास, 4.5-5 लाख का माल होगा, 200 क्वांटिटी है ना, 2300 का है तो 4600 लगेंगे। तो मैंने पहले 2 लाख रुपया या 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 120 क्वांटिटी ले लिया, और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि 22,700 का भी एक लेवल है, तो वहां पे भी जाके मैं 80 क्वांटिटी जो मेरा बचा हुआ है वो तभी लूंगा जब 22,700, 800 के आसपास, 800 के आसपास भी आ जाएगा, तो मतलब वहां से और 400 पॉइंट गिरेगा तब मैं डिप्लॉय करूंगा। क्योंकि फिर हो सकता है ये गिरे ना भी गिरे, लेकिन गिरेगा तो एटलीस्ट मेरे पास 80 क्वांटिटी है रिजर्व में लेने के लिए। क्योंकि 22,700 तक एक अच्छा फॉल डाउन, 15% का फॉल हो जाएगा मार्केट में, तो फिर वहां से बहुत शार्प बाउंस बाउंस बैक आएगा। बिकॉज अभी बजट भी बाकी है, बजट रैली होना भी बाकी है, ये लोग कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा पंप भी होते हुए हम लोग देखेंगे बजट से पहले, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब होगा क्या वो तो भगवान ही जानता है, या फिर जो ऑपरेटर है बड़े प्लेयर के दिमाग में वही जानता है क्या हो सकता है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो आप अपना भी थोड़ा रिसर्च करें, हो सकता है आपका दिमाग ज्यादा चले। तो बाकी वहां पे मैं डिप्लॉय कर दूंगा। तो उसमें क्या होगा कि यदि मुझे थोड़ा डिस्काउंट में मिलता है, तो मैं इसको कब एज अ ट्रेडिंग पर्पज से बता रहा हूँ, यदि इसमें मैं कब एग्जिट कर लूंगा, जब निफ्टी यहां से मान लीजिए यहां से आया, यहां तक आया, कहीं भी मान लीजिए 23,000 तक आया या 22,900 तक आया, घूम गया। यदि आया तो बहुत कम चांसेस है, हो सकता है यहाँ पे एक बार के लिए स्टॉप लॉस हिट करके थोड़ा नीचे आके फिर घूम जाए। तो घूमते 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 यहाँ तक पहुंच जाएगा फिर से 24,000 तक। तो मान लीजिए यहाँ से 1,000-1,100 पॉइंट का मोमेंटम देगा, तो एशियन पेंट भी तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम देगा, यहाँ गिर के फिर तो एक मोमेंटम देगा और इसको ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि 1,000 पॉइंट का रैली मारेगा तो कहीं ना कहीं ये भी ब्रेकआउट करने के लिए रेडी है, इसलिए रेंज में ये घूम रहा है, यहाँ पे बेस बना रहा है। कहीं ना कहीं बेस बनाने का कोशिश करो, और निफ्टी यदि सपोर्ट के आसपास है तो ये भी एक सपोर्ट के पास है, तो इसलिए मैंने इसको पकड़ा कि इसमें ज्यादा मैं फंसूंगा नहीं। क्योंकि अभी ऐसे नाजुक मोड़ पे हम लोग हैं
कि ज्यादा रिस्की ट्रेड नहीं कर सकते, जो बहुत ऊपर है, बुलिश ट्रेंड में चल रहा है और हायर साइड में चल रहा है, उसमें मैं अभी फंसना नहीं है मुझे। क्यों? क्योंकि एक बार उसमें ट्रैप हो गया तो बहुत बुरा फंस जाऊं। हो सकता है वो ज्यादा रिटर्न दे दे, लेकिन मैं उसमें अभी बेट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी ऐसे मुकाम पे हूं कि मैं जहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम मार्केट एक फॉल दे आफ्टर मार्च। उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, क्यों, क्या, कैसे, कितना, क्या देखना देखना है, टेक्निकल्स में क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, दिखाऊंगा। शॉर्ट वीडियो रखूंगा आधे घंटे का, अच्छा लगेगा, बहुत कुछ समझ आएगा। तो यहां पे मैं इसको तब बेच दूंगा। बहुत लोग पूछते सर टारगेट क्या रखेंगे? देखो भाई, सिंपल सा बात है, निफ्टी यदि यहां से यहां तक पहुंच गया, मान लो यहां कल गैप डाउन हुआ तो मैंने 120 क्वांटिटी डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि फिर वहीं से कहीं मार्केट घूम गया तो, यही सपोर्ट ही के पास से घूम गया तो, जस्ट ब्रेक करके घूम गया तो। हालांकि डेटा कल के लिए बेरिश ही है, डेटा इज बेरिश, बट यू नेवर नो कि यदि ब्रेक, यदि मान लो कल साइकिल, एक साइकोलॉजी पॉइंट कल मैंने लास्ट थर्सडे को मैंने एक, थर्सडे नहीं सॉरी, वेडनेसडे को मैंने डिस्कस किया था लाइव सेशन, इसलिए लाइव वीडियो भी देखिएगा तो उससे साइकोलॉजी बहुत कुछ समझ में आएगा। बाकी एंटरटेनमेंट भी होते ही रहता है। तो वहां पे एक साइकोलॉजी मैंने लाइक डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में हो सकता है या तो 49,650 ब्रेक करेगा पहले। तो साइकोलॉजी उसके पीछे क्या है कि एक बार ब्रेक कर देने से आपके दिमाग में क्या बैठ जाएगा कि हाँ भाई ब्रेक कर गया, अब भाई निकल जाओ। और यदि आप होल्ड करके बैठे हो, रिटेलर्स की बात करो, यदि आप रिटेलर्स होल्ड करके बैठे हो तो भाई इतने नीचे लेके जाऊंगा कि जहां पे आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, बिकॉज आधे जन 90% लोग लेवरेज पे बैठे हुए हैं, फ्यूचर में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो जाके टूट जाएंगे ना। निफ्टी बैंक निफ्टी में तो आप डिलीवरी पे लेके नहीं जा सकते, सबसे पहली बात। जो आप बोलोगे नहीं भाई कैश में लेके मैं बैठ गया, कोई टेंशन नहीं है, 2 साल बाद बेचेंगे, नहीं भाई, फ्यूचर में आप लेके हो, इंडेक्स की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्लाइंट्स भर भर के फ्यूचर में बाइंग कर ले रहे हैं, तो भाई कोई जोन तो होगा जो टूटेगा टूटेगा टूटेगा, और ऐसा टूटेगा कि क्लाइंट्स टूट जाएंगे। और वो जोन है सपोर्ट के पास। अभी हम लोग रेजिस्टेंस के पास तो है नहीं, रेजिस्टेंस के क्रॉस करते ही तो क्लाइंट्स बाई कर लेते हैं, या थोड़ा सा गिरते बाई कर लेते हैं, सपोर्ट के पास बाई करते हैं, लेकिन सपोर्ट टूट गया और टूटने के बाद क्लोजिंग कर गया, तो वहां पे क्लाइंट डर जाते हैं। अरे भाई आप क्या करें, तो सपोर्ट टूट गया, अब तो नीचे का टारगेट आ रहा है, चलो ठीक है थोड़ा और नीचे तक जाते हैं। नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, ये भी सपोर्ट थोड़ा देर के लिए तोड़ दिया, मान लो इंट्राडे में ही तोड़ दिया, बोले अरे बाप रे बाप, ये तो खाते ही जा रहे, तो पीते ही जा रहा है पानी, क्योंकि फ्यूचर पे बैठे हैं ना, फ्यूचर पे बैठे हुए हैं, लेवरेज पे बैठे हुए हैं, समझ रहे हो, हाई लेवरेज पे बैठे हुए हैं। डब्बा ट्रेडिंग वाले लोग हाई लेवरेज पे लेते हैं माल, 1 लाख में 50 लाख का माल लेके बैठ जाएंगे, और रोल ओवर करते रहेंगे, रोल ओवर लाख लाख रुपया देके करते रहेंगे, वहां पे लॉस होगा। और सबसे बड़ा गेम डब्बा ट्रेडिंग में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेवरेज मिल नहीं रहा है, वहां पे भर भर के लेवरेज दिया जा रहा है, 1 लाख में 50 लाख, 1 करोड़ का माल ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है तो इलीगल ट्रेडिंग ना। तो वहां पे मर कौन रहा है? रिटेलर ही मर रहा है, वहां भी लालच ही है, और लोग लालच में जा भी रहे हैं, अब क्या बोलेंगे। तो जरूरी क्या है, समझना साइकोलॉजी को। जब माल कटेगा क्लाइंट्स का, बहुत जोर से बाउंस आएगा, फिर जिस दिन कटा ऐसा उछाल मारेगा ना मार्केट, ऐसा उछाल मारेगा तो आपको लगेगा अरे तो मंदी खत्म हो गया। ये भी आएगा, कुछ दिन में भी ये भी आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं मतलब गट फीलिंग है मेरा। कितने लोगों को, कितने लोग मेरे बात से सहमत है, ये बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? 20 जनवरी को शपथ लेंगे, हाँ शपथ लेने वाले हैं। सर जी एफआई कंटिन्यूसली सेल करते जा रहा है, तो यहाँ पे इंडेक्स में लॉन्ग होना अच्छी आइडिया है क्या? इंडेक्स में लॉन्ग नहीं होना है, इंडेक्स में लॉन्ग नहीं होना है। मैंने देखिए हर चीज के पीछे आपको एक वजह बताया, तरीका बताया, वे बताया, कोई भी चीज करने का। मुझे पता है यदि मैं एशियन पेंट में फंस भी जाता हूं तो ऑलरेडी 40% नीचे हूं, और 10% झेल लूंगा मैं। यदि अभी यहाँ पे 5 लाख यदि डाल रहा हूँ, यदि मार्केट गिरे तो एशियन पेंट और 10-15% गिर जाएगा, तब तो अच्छा जगह है ना पकड़ने के लिए, मैं क्यों डरूं उसमें? पेंट लोग करना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना। तो एक तो मैं डिस्काउंटेड ले रहा हूं, एक तो मार्केट भी 12% 11% गिरा हुआ होगा, 12%।
13%, यदि 23,000 चला गया तो 12-13% हो, 13% हो जाएगा, या 12.5% हो जाएगा, 13%, 12.5%, जो भी है। अच्छा खासा डीप डाउन में मैं ले रहा हूं। अब कब लूंगा? कब तक डरूंगा मैं? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब तक क्लाइंट लॉन्ग से नहीं निकलेंगे तब तक एफआई प्रो लॉन्ग पोजीशन ऐड नहीं करेंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कटेंगे, वो जल्दी कट जाएंगे। लेवल कटेगा तब ना कटेंगे। मान के चलिए आप लेके बैठे हुए हैं, लॉन्ग लिए जा रहे, लिए जा रहे, लिए जा रहे, अंदर में आपको लग रहा है नहीं कोई बात नहीं है, मेरा 10 लाख का लिक्विडिटी, 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके आप 4 महीने से रोल ओवर किए जा रहे, लॉस होते चला जा रहा है, और नीचे से आप एड ऑन भी कर रहे हो। एड ऑन भी कर रहे हो ना, क्योंकि उसमें भी पैसा जा रहा है। आप एड ऑन, एक तो लॉस में ऊपर से एड ऑन भी कर रहे हो, तो एड ऑन कर रहे हो तो उसमें भी पैसा जा रहा है, और पिछले का जो भरपाई भर रहे हो वो भी एक प्रॉब्लम जा रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कहीं ना कहीं तो कट जाएंगे, और बहुत बल्क में कटे, कटेगा माल तो बहुत बल्क में कटेगा, और उस दिन आपको दिखेगा कि एक ही दिन ऐसा कैंडल दिख जाएगा आपको, ये दिख रहा है ना ऐसा, एक ही दिन में बड़ा उछाल, एक ही दिन में कितना पॉइंट का मोमेंटम दे दिया था, फिर दूसरे दिन कितना पॉइंट का, देखो 1,000 पॉइंट का 2 ही दिन में। भाई जो है सामने है, आपके सामने। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं कि तो वो ऐसा कभी हुआ नहीं है, देख लो आपके सामने है, जब भी आएगा 2 दिन में 1,000 पॉइंट खींच देगा। तो दिस इज द प्लेस टू टू कैलकुलेट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क कितना आप ले रहे हैं और रिवॉर्ड क्या आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाला जोन टूट नहीं सकता है, ये जोन टूट नहीं सकता है, टूट सकता है। कोई बुरा न्यूज आ जाएगा, वॉर वॉर हो जाएगा, कोई मिसाइल छोड़ देगा, कुछ ऐसा न्यूज आ गया, कुछ स्कैम हो गया, बड़ा स्कैम, 10,000 20,000 करोड़ का स्कैम, ये 65-62 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप, आज के डेट में मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि मार्केट को कम से कम 20-50 हजार करोड़ का, 1 लाख करोड़ का स्कैम चाहिए, तब जाके हिलेगा मार्केट। एम आई राइट और रॉन्ग, लिख के बताओ। स्कैम का साइज अब मैं चाहता तो नहीं हूं कि आ जाए भाई। ठीक है सर, निफ्टी ईटीएफ बाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। निफ्टी 20 कर सकते हैं, 14-15%। एक चीज याद रखो, आज जो सेंसेक्स का प्राइस है, 10 साल बाद निफ्टी भी हो जाना है। आज 85,000 का हाई बनाया है, 2035-34 तक ही पकड़ लो, 2034 तक वो भी 85,000 हो जाएगा। तो एवरेज रिटर्न 14 से 15% आ जाना है। इट्स गुड, इट्स बेटर देन एफडी। डबल आ रहा है ना आपको पैसा। 1 लाख इन्वेस्ट करोगे एफडी में तो 7,000 आएगा मैक्सिमम, यदि काट कूट के 6,000 ही आएगा। यहाँ पे तो आपको यदि डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में रखोगे, यदि निफ्टी इंडेक्स फंड में, तो 14-15% के ग्रोथ से बढ़ेगा। आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड में भी डाल सकते हो, ये वाला निफ्टी 20 में डाल दो। डाल सकते हो, डाल दो मैं नहीं बोल सकता, डाल सकते हो भाई। ये तो बाद में बोलेंगे सर आपने ही बोला था। इंडेक्स फंड, निफ्टी इंडेक्स फंड, यही सब तो टाइम है एसआईपी स्टार्ट करने का। गिरेगा, गिरने दो मार्केट को, अपने को क्या, अपने को तो गिरा हुआ मार्केट ही चाहिए, तभी तो रिटर्न कैलकुलेट ज्यादा होगा ना। निफ्टी इंडेक्स फंड देख रहे हो, यूटीआई। देखो डायरेक्ट वाला लेना, रेगुलर वाला नहीं। रेगुलर वाला होगा, बीच में एजेंट होगा, कमीशन कटेगा, रिटर्न घट जाएगा। डायरेक्ट ग्रोथ लेना जब भी लेना। ठीक है, ये देखो, ये देखो, 13% रिटर्न है ना, ऑल टाइम। 5 इयर्स का रिटर्न देखो, 15%, तो 14% में मिल रहा है। इट्स बेटर देन एफडी। और अभी 12% गिरा हुआ मार्केट, और क्या चाहिए, 12% डिस्काउंट में मिल रहा है। तो जब भी हर साल 10% गिरे मार्केट, तब करो, तब ज्यादा पैसा डाल दो। अभी मान लो एफडी करना होता तो 1 लाख रुपया डाल दोगे तो 7% मिलेगा। तो इसमें अभी 10%, 11% मार्केट गिरा हुआ है, तो मैं अभी, मेरे को तो 11-12% डिस्काउंट मिल रहा है। फिर से मेरे को 15% मिलेगा, तो मतलब आने वाले साल सवा साल में तो मेरा 30% का रिटर्न हो गया ना। तो यहाँ पे तो मैंने कंपाउंडिंग ज्यादा कर लिया, क्योंकि 12% ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, और मेरे को 14% देगा, तो मेरा 27% हो गया ना। आने वाले साल, 1.5 साल में, साल भर में फिर एक नया हाई बना देगा निफ्टी, कौन सी बड़ी बात होगी। मतलब जितना आप नीचे खरीदोगे उतना आप लाभ में रहोगे। तो हर साल 10% गिरता है। अब हर साल एफडी के जगह पे हर साल आप यूटीआई में डालो, मतलब यूटीआई कंपनी है, मतलब निफ्टी इंडेक्स फंड में डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप भी रिसर्च थोड़ा करो, क्योंकि मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता कि यही करो वही करो। दिस इज गुड एंड दिस इज बेटर देन एफडी। बट एफडी में क्या होता है कि कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, रिस्क नहीं है।
वो डाल दो। रिस्क वहां भी एक चीज है, बैंक बंद हो गया, कोई अल्लू जल्लू बैंक में डाल दिए तो खत्म। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ये सब सेफ है बॉस। आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, दीज आर प्रेफरेबल बैंक। सो आई वुड सजेस्ट टू गो विद देम, नॉट ओनली अल्लू जल्लू अंडू झंडू बैंक। लाइक थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे दिया, 8% दे दिया, 9% दे दिया, तो भाग के उधर चले गए। सो वो एक रिस्क फैक्टर रहेगा। सो डील विद सेटल बैंक, बिग बैंक, even you are getting lower interest rate, FD rates, it's fine. At least you will be getting it. You will not lose your FD money. That is most important part. ठीक है। बट एफडी क्या होता है, वो साल में आपको मिल जाता है, मतलब आपको पता है कि हाँ आएगा, ये भी पता है आएगा, लेकिन आपको 2-3 साल के रेंज पे समझना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि अब 1 साल के लिए डाले, बोले अगला साल हो सकता है, अगला साल मार्केट खराब हो, 3 महीना में मार्केट रिकवर कर दे और आपको रिटर्न देके चला जाए। सो ये ऐसे होता है। बट लॉन्ग टर्म में देखोगे 4 साल 5 साल के रेंज में, तो आप 14%, 13%, 14%, 13%, 15% तक भी और डिप में ले रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। तो एक तो ये मैंने बता दिया आपको सबसे अच्छी वाली बात, कि लॉन्ग टर्म के लिए मान लीजिए आप एसआईपी कर रहे हो, ठीक है, आप एसआईपी कर रहे हो मंथली, और मैं मान लीजिए 10-10 हजार करके डाल रहा हूँ, 10 हजार करके मंथली रिटर्न मंथली डाल रहा हूँ, ठीक है। और 15% लॉन्ग टर्म एवरेज आ रहा है मुझे निफ्टी में, 15%, क्योंकि मैं डिप में मैंने आज बाई किया, तो 14-15% पकड़ लो, इससे ज्यादा नहीं आएगा। मैंने इसको, अब कंपाउंडिंग का मतलब होता है 25 से 30 साल, तो जितने भी यंगस्टर हैं 25 साल 30 साल के, तो डू इट फॉर 30 ईयर्स। तो मैं इसको 25 ईयर्स पकड़ता हूँ, 30 भी बता दूंगा करके। 15% करके भी आया, 10 हजार करके भी मैं अभी निफ्टी बीज में मार्केट में इंडेक्स फंड में डाल रहा हूँ डायरेक्ट। यदि डायरेक्ट आपको डालना है खुद से, तो कोई भी बैंक का अकाउंट जैसे डिमेट अकाउंट खुला लिया है, तो उसमें निफ्टी बीज बाई कर सकते हो। निफ्टी बीज यहाँ दिखा दे रहा हूँ, फिर कंपाउंडिंग करके बताऊँ। दीज आर द सेफेस्ट थिंग, बिकॉज आपको फिर अलग अलग लगाने का जरूरत नहीं है। अलग अलग सेक्टर में निफ्टी बीस क्या है, निफ्टी ही है, उसका ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ। तो उसमें क्या होता है, निफ्टी को हम लोग फ्यूचर में बाई सेल करते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो निफ्टी बीस में इन्वेस्टमेंट किया जाता है डिलीवरी में, जैसे स्टॉक्स को बाई करते हैं। अरे यार बार बार मैं इसको क्यों टाइप कर रहा हूँ, निफ्टी बीस। हाँ देखिए, निपॉन का आएगा इंडिया ईटीएफ निफ्टी बीस, इसका प्राइस भी देखिए 262 रुपये। वैसे निफ्टी वैसे ही सपोर्ट के पास अभी ट्रेड कर रहा है। तो दिस इज अ सन ऑफ निफ्टी, ठीक है। उतना ही परसेंट डिस्काउंटेड होगा ऑलमोस्ट टॉप से। देखो 11% ये भी डिस्काउंटेड है। तो जैसे आप जैसे स्टॉक खोजते हो वॉच लिस्ट में, डिमेट अकाउंट में निफ्टी बीस डालना, यही निपॉन का ईटीएफ आएगा। थोड़ा थोड़ा हर महीना, तो जैसे 10-10 हजार का महीना, जब भी गिरे ले लो, जब भी गिरे ले लो, आपका रिटर्न और बढ़ जाएगा, 17-18% हो जाएगा। मान लो महीने में एक बार तो निफ्टी गिरता ही रहे बाबा, तो हर महीने 10-10-15 के बीच में कोई भी एक डेट जब भी गिरे, 2-3% गिर जाए, गिरा हुआ दिखे, तब डालो। आपके हाथ में पावर है, इस डायरेक्ट डालने में ये आसानी है। अब डायरेक्ट इंसान डाल नहीं सकता, बिकॉज 5% ऐसे लोग हैं जो इसको कंट्रोल है कि मैं हर महीने डालूंगा खुद से। क्योंकि एसआईपी हो जाता है, जैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू से हो जाएगा, तो आपको पता है कि हाँ 10 तारीख को मेरा 10 हजार रुपया कटने वाला है, तो मैं 5 दिन पहले ही बैंक में डाल देता हूँ। तो वो एक आप एक सिस्टम से बन जाते हो, दैट इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी। ठीक है, एसआईपी इज दैट ओनली, आप एक सिस्टम में बन जाते हो। लेकिन वहां पे हर महीने डालोगे डिमेट अकाउंट में, उसको तो रोज खोल खोल के देखोगे, रोज खोल खोल के देखोगे, अरे 10 हजार डाला था क्या हुआ, 10 हजार डाला था क्या, बिकॉज यहाँ माइंड वैसे ही चलता है। यदि आप माइंड को उस तरीके से कंट्रोल कर लेते हो, बैलेंस कर लेते हो, जो कि सबकी बस की बात नहीं है। लेकिन भाई 10-100 में से तो दो आदमी कर ही सकता है। तो मेरा काम है बोलना कि आप डायरेक्टली आप डिमेट अकाउंट ऐसा खोलो, मान लो आप जिसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब एंजल ब्रोकिंग में ट्रेडिंग कर रहे हो, वहां मत करो। आप जैसे कोटक में खुला लिया, आप आईसीआईसी बैंक में, एक्सिस बैंक में डिमेट अकाउंट खुला लिया सेपरेट, उसमें कोई ट्रेडिंग रेडिंग नहीं, उसमें मैं सिर्फ पोर्टफोलियो बनाता हूँ और इन्वेस्टमेंट करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, बिकॉज ये भी जरूरी है। और मार्केट अभी जो आने वाला है बहुत अच्छा डिस्काउंट पे है, और डिस्काउंट देगा, सो ये रिटर्न आपको एनहांस कर देगा। जो रिटर्न आपको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसको एनहांस करेगा, बिकॉज डिप डाउन मार्केट में ही अपॉर्चुनिटी होता है एसआईपी को क्रिएट करने से। क्योंकि जब गिरे रहते हैं मार्केट, वो टाइम पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगाने का हिम्मत नहीं होता, लोग सोचते हैं भाई दूसरा तो लगा लिया होगा, कमा लिया होगा। नहीं, यू शुड थिंक छोटा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज मार्केट और गिर सकता है ना। तो वो टाइम यदि आपका ऐसा सोच है, तो वहां पे एसआईपी स्टार्ट करो। चलो यार 1 साल 1.5 साल मार्केट गिरता रहेगा,
तो मैं काम करता हूँ, 10-10 हज़ार का एसआईपी करता हूँ, अपना कमाई से कर लूंगा, छोटा छोटा ट्रेड करके कर लूंगा, लेकिन मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। यदि मुझे स्टॉक में डर लग रहा है तो एटलीस्ट मैं कुछ एक क्रिएट करके जाऊंगा। और उसको यदि मैं 10 हज़ार करके भी जमा कर रहा हूँ और एक मैंने क्रिएट कर लिया ऐसे डीप डाउन मार्केट में, क्योंकि मुझे पता है कि 10 साल बाद निफ्टी भी 23 हज़ार अभी चल रहा है, वो 85,000 का हो जाएगा, तो 14-15% के रेट से वो बढ़ जाएगा। बट मैंने क्या किया, मैंने तो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं किया, मैं तो सिर्फ ट्रेडिंग में ही लगा रह गया, इन्वेस्टिंग कुछ किया ही नहीं, सेविंग कुछ किया ही नहीं। तो आज जाग जाओ, जाग जाग जाओ, जाग जाओ, करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये ये है, दिस इज द एक्चुअल थिंग। बाकी सब चलता रहेगा, ट्रेडिंग ऊपर नीचे सब चलता रहेगा, खर्चा पानी चलता रहेगा, कहीं खर्चा होता रहेगा। खर्चा पानी का मतलब खर्चा पानी, ट्रेडिंग मतलब वही होता है। बट ट्रेडिंग करके एक्स्ट्रा पैसा जो आ रहा है इधर उधर से, बिजनेस करके जॉब करके जो पैसा आ रहा है उसको सेविंग करने का एटलीस्ट एक लमसम अमाउंट भाई बांध लो कि हाँ मुझे जमा करना है। आज ही से सोच लो कि हाँ भाई 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, जिसका जो कैपेसिटी है मैं हाँ इसमें इसमें डालता हूँ। एटलीस्ट ये मेरा सेफ है। बिकॉज आई मान के चलो मेरा 20 हज़ार रुपया सेविंग होता है, मैं उसमें से 10 हज़ार रुपया जो है मैं सेफ फंड में डालता हूँ, 10 हज़ार रुपया जो होता है मैं स्टॉक एसआईपी कर लेता हूँ, डायरेक्टली चलेगा। लेकिन एटलीस्ट मैं 10 हज़ार को का रिस्क नहीं ले रहा मैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक होंगे जो आप ले लेंगे अपने दिमाग से। एक बंदा था, मुझे कल मैसेज भी किया था, और ऐसे तो रोज ही आते हैं बट वो थोड़ा और एडवांस था, सब लिख के भेज दिया, सर मैंने ये लिया हुआ है, 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है, ये ले रखा हुआ है। उसका पोर्टफोलियो में सब रद्दी स्टॉक, 2 करोड़ का पोर्टफोलियो, उसमें से 1 करोड़ का माल इंडसइंड बैंक में लेके बैठा हुआ है, जिसका कोई मैं फ्यूचर ही नहीं देखता हूँ आने वाले 10 साल में। एचडीएफसी बैंक में होता तो समझ में आता है। मतलब ये तो फिर भी जिसको आप जानते होंगे, मुझे पता होगा, ऐसे तो और भी स्टॉक्स है जिसको मैं जानता भी नहीं, और वो मतलब स्मॉल कैप कंपनीज है। 2 हज़ार, 1 हज़ार करोड़ के, 2 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो आप सोच के देखिए कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन कितना कम है, नॉलेज कितना कम है। ये जरूरी है मार्केट में लोगों के पास होना नॉलेज, कि हाँ भाई किस में सबसे पहले तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरा जो मान लीजिए 20 हज़ार का सेविंग है, उसमें से उसको मैं डाइवर्सिफाई, उसको भी डाइवर्सिफाई कर रहा हूं, और एक आधा आधा जो पैसा है मेरा वो सेफ फंड में जाना चाहिए, जहां मार्केट से ही मुझे आए लेकिन सेफ आए। भले 15% आए, 15% बहुत होता है। एटलीस्ट आपके पास पैसा तो होगा सेविंग का, जो आपने पूरा लाइफ टाइम कमाया है। अभी यहां से लोग रिटायरमेंट का ही सोचेंगे ना, सेविंग का ही सोचते हैं ना। आज 30 साल तक मैं यदि 10 हज़ार करके 15% पे रिटर्न पे मैं सेव करूँ तो कितना हो गया बताइए? सिर्फ 10 ही हज़ार है ना। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 7 करोड़ पे हो गए। आपने जमा कितना किया? सिर्फ 36 लाख ही तो जमा किया। बट मेरे पास 7 करोड़ वो टाइम पे होंगे तो आज के हिसाब से 50-60 लाख हुआ। कितने लोगों के पास आज के टाइम पे 50-60 लाख के होता है? एंड दिस इज ओनली विद द, सबसे बड़ी बात एक कैच पॉइंट है जो बताऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत लोग ये भी सोचेंगे सर 10 हज़ार रुपया मैं लाइक जमा करना पड़ेगा, तो क्या वो हम कर पाएंगे रेगुलर बॉस, मतलब रेगुलर बेसिस पे? है ना। मिहिर जायसवाल जी, 25-25 ईयर्स तो बहुत टाइम है सर, 15 से 20 ईयर्स के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। आप यदि 40 के हैं तो 20-25 ईयर्स भाई, एवरेज एज ऑफ इंडिया, एक इंडियन का, मतलब यहाँ इंडिया का जो मैं निकाल रहा हूँ, एवरेज एज होता है 64 to 65 ईयर्स। तो आप यदि 30 के हैं तो भाई 35 तक, तो भाई 35 ईयर्स तक जिएंगे, तो एटलीस्ट 20-25 ईयर्स तो कंपाउंड। देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको पहले ही मिल जाएगा, बिकॉज आपके पास फंड रहेगा। लेकिन कंपाउंडिंग तो आज तक, अब देखो, अब वॉरेन बफेट मरते दम तक कंपाउंड कर रहे हैं, मतलब 92, अभी तो मतलब भगवान उनको और भी लंबी उम्र दे। अब राकेश जूनवाला जी अभी तक कंपाउंड कर ही रहे थे। तो कंपाउंडिंग थोड़ी ना बंद हो जाता है। आप उससे कुछ निकाल के एक फंड यूज करते हैं, उसका यूज कहीं भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, है ना। वो आपको समझना होगा। ऐसा नहीं कि मैं 15-20 साल के लिए करूं, उसके बाद क्या करेंगे? 15-20 साल करने के बाद छोड़ देंगे सब कुछ। तो सोचना चाहिए। नहीं नहीं, मैं इंश्योरेंस कवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ। 15% तो सर LIC यूलिप प्लान में भी हो सकता है नॉर्मली, इंश्योरेंस कवरेज के साथ, हाँ तो आप उसमें कीजिए। यदि उसमें आ रहा है 15%, मुझे तो नहीं पता कोई ऐसा प्लान है 15% का यूलिप प्लान में, बट हो सकता है LIC का कवरेज के साथ आ रहा है तो अच्छी बात है, उसमें कीजिए जिसमें आ सकता है। मैं तो भाई LIC में नहीं हूं, मैं मार्केट में हूं, तो मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ। मैं LIC पे बिलीव नहीं करता। ठीक है, उन लोगों के बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं, जब देते हैं तो वो 15% आपको 12% पे आके मिलेगा, वो लिख के, क्योंकि मेरे पास एक से एक LIC एजेंट है जो मेरे से पढ़ के चले गए, उनको मैंने पढ़ा दिया। मैं बोला एक भी तुम बता दो कि 15% पे मिल जाएगा,
काट के देना चाहिए, क्योंकि ये मेरा डायरेक्ट मिल जाएगा, वो उसमें काट कूट के आपको ऐसा हिसाब मिलेगा कि 11% का 12% का हिसाब मिलेगा, उससे ज्यादा आएगा ही नहीं। ठीक है। 15% मुझे तो नहीं पता एलआईसी में कोई ऐसा है कि नहीं, मुझे तो 8-10%, क्योंकि बड़े बड़े एलआईसी स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, एक अभी हाल फिलहाल में एक पढ़ के गए हैं। ठीक है। बहुत सारे दोस्त भी है मेरे। ठीक है। मेरे मामा एलआईसी में सीनियर मैनेजर हैं, बिहार में पोस्टेड हैं। मुझे तो नहीं पता 15% में। एलआईसी में यदि 15% दे दिया ना कोई, तो एलआईसी का तो भाई दिवाला निकल जाएगा, ट्रस्ट में वो क्या बनाएगा। उससे भी कम है, क्योंकि एलआईसी में क्या होता है मैं बता रहा हूँ ना, एलआईसी में यदि आपको आईडीए के हिसाब से 8% देना होता है, लेकिन बीच में कहीं भी एक नॉर्मल इंसान यदि 10 साल 8 साल भी नहीं, मान लीजिए उन लोग का एक लॉकिंग पीरियड होता है ना, ये भी तो एक चीज है। चलो चलो मैं 15% का मान लिया, लेकिन उसमें भी तो एक लॉकिंग पीरियड होता है कि आपको 10 साल तक देना होगा या 15 साल तक देना होगा, और 5 साल और छोड़ना होगा, और 20 साल के बाद आप मेच्योरिटी करेंगे। राइट। और बीच में कहीं भी आप निकालेंगे, कंपाउंडिंग खत्म। कंपाउंडिंग खत्म। लेकिन ये मार्केट है, यहां मान लीजिए आप 4 साल 5 साल के लिए भी किए, आपका जो भी फंड है अब ग्रोथ के साथ ही मिलेगा। यहां पे आपको कोई लेने वाला नहीं है, बिकॉज इट्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब बोलिए। जवाब है मेरे पास, रिसर्च किया है, 15 साल ठुके हैं भाई मार्केट में, बहुत टाइम रगड़े हैं। एलआईसी बेस्ट होता तो मैं एलआईसी में होता। एलआईसी बेस्ट नहीं है बोल के तो यहाँ है, क्योंकि रिटर्न कहाँ से निकल सकता है ज्यादा सेफेस्ट, वही मैं तब से बोल रहा हूँ। ठीक है। सर इंश्योरेंस भी तो मिल रहा है, तो इंश्योरेंस वहां क्यों देंगे आप 10,000 दे के? आप 500 रुपये महीना दे के 50 लाख का नॉर्मल टर्म इंश्योरेंस ले लीजिए ना। इंश्योरेंस कितने का मिलेगा आप बताइए? कितने का इंश्योरेंस लेंगे आप? आपको तो वही 5 लाख का इंश्योरेंस ही मिलेगा। 5,000 रुपये 10,000 रुपये करेंगे तो कितने का होगा? 15 साल बोलेगा 10,000 करके, 1 लाख 15 लाख। 15 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, तो 20 साल बाद 15 साल बाद आप निकलेंगे तो 15 लाख या 10 लाख का वैल्यू क्या रहेगा? अभी के हिसाब से 1 लाख रुपया वैल्यू रहेगा, उससे ज्यादा तो होगा नहीं, या 2 लाख का वैल्यू रहेगा। तो अभी का टर्म इंश्योरेंस के हिसाब से होना चाहिए, वो कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस से स्टार्ट होना चाहिए। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, जिसका मात्र साल में यदि कोई 25-30 साल का है ना, 30 ईयर्स का भी है, तो उसका टर्म इंश्योरेंस में मुश्किल से 500 रुपया महीना जाएगा, या 600-700 में 1 करोड़ का आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाएगा महीने का। पूरे साल का 7,000 रुपया लगता है। तो मैं अलग से टर्म इंश्योरेंस ले लूंगा 7,000 करके, और वो 100 साल का ले लूंगा मैं ICICI प्रूडेंशियल का, कि एटलीस्ट मेरे को किसी ना किसी को तो मिल के जाएगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बुरा है या अच्छा है, मैं तो मार्केट का हूँ। मैं तो जो सही है वो बोल रहा हूँ। वो भी अच्छा हो सकता है, देखो थॉट प्रोसेस की बात है, जो प्रोडक्ट आपको समझ में आए। यहाँ पे मैं कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, सबसे पहली बात। आई एम नॉट सेलिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट शोइंग यू कि हाउ यू कैन डू दैट इन द मार्केट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द मार्केट। सबसे पहली बात तो इंश्योरेंस का बात ही आप लोगों ने करके बेकार किया है। इंश्योरेंस का बात ही करके क्या फायदा? मैं तो यहाँ मार्केट की बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि इंश्योरेंस सही है तब इंश्योरेंस कीजिए, क्या दिक्कत है ना? मैं मार्केट की बात कर रहा हूँ कि यदि आपको मार्केट से करना है, सो दिस इज द सेफेस्ट वे टू जनरेट 14-15% थ्रू निफ्टी 20 और निफ्टी इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान से आप कर सकते हो। ठीक ठीक है, मेरा कोई इसमें कमीशन उमीशन नहीं है बॉस। आपको जहां से करना कर लीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। तो ये एक हो गया। तो निफ्टी का मैंने आपको बता दिया कि क्यों सही है यहाँ पे, कल के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। बैंक निफ्टी का भी मैंने फ्राइडे क्लास में तो बहुत तरीके से बता दिया, समझा के आप लोगों को भी बता देता हूँ कि यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट ब्रेक हुआ, ये जोन 49,650 ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट ये कहीं आ रहा है, ये वाला जोन, और ये भी एक जोन है। ठीक है। तो हो सकता है कि कल 48,200 के आसपास आए, वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करे, या फिर बहुत डीप डाउन जाए तो 47,300 तक जा सकता है। लेकिन एक बार के लिए ये भी कोशिश करेगा यहाँ तक जाने के लिए। जो ब्रेकडाउन एरिया है 49,700 का जोन, मान लीजिए कल 48,000 तक आ जाता है, तो फिर से वो 1,500-2,000 पॉइंट का रैली मारने का कोशिश कर सकता है। वो एक रिट्रेसमेंट होगा, शॉर्ट कवरिंग होगा यदि गया तो। वन वे गिरेगा गिरेगा। दूसरी बात ये है कि ये ओवरसोल्ड है 28 पे। अब कल यदि मार्केट गिरता है तो हो सकता है ये 27-26 पे भी आ जाए, विच इज बहुत बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड लेवल फॉर बैंक निफ्टी। बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट टाइम कहाँ तक गया था, ऑलमोस्ट 25 से घूम गया था, और बहुत अच्छा घूमा वहां से। ठीक है।
तो कहाँ तक घूम सकता है, तो उसमें हो सकता है आपको एक बार के लिए HDFC बैंक, हेवी वेट बैंक जो है, अच्छे अच्छे बैंक्स है, वो भी भागते हुए दिख सकते हैं, तो वहां पे बैंक्स में भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है। बैंक निफ्टी में भी अपॉर्चुनिटी है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है। सर 20 और ETF में क्या, नहीं नहीं, निफ्टी 20 का ही ETF है। निफ्टी 20 को वैसे ही नहीं कर सकते, वो एक ETF के रूप में ही बाई कर सकते हो। निफ्टी 20 ही ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है वो। ठीक है। 20 अलग नहीं है, निफ्टी एफ अलग नहीं, 20 का ही ETF है, वो आपको वहां दिख जाएगा। तो यहाँ पे ये जोन और ये जोन पे ध्यान रखना आप लोगों को, 48,200 में भी यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, या फिर नेक्स्ट यदि इसको भी ब्रेक कर गया, यदि लॉन्ग से नहीं निकले, जो कि मुझे उम्मीद है कि 48,000 तक जाना चाहिए, यदि नहीं होता तो फिर वो जोन भी आपको दिख जाएगा। तो यहाँ तक तो ऑलरेडी 11%, 12% ये भी हो जाएगा 48,000 तक, और यहाँ तक तो 13% हो जाएगा। तो उससे पहले ही यदि सब जोन आ जाएगा तो फिर मुझे, फिर तो क्या ही बात है। फिर पहले ही, मतलब पहले ही यदि मार्केट गिर गया, तो फिर बाद में क्या गिरेगा, तो पूरे साल चलते रहेगा, जो कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से बैठता नहीं है। अभी अभी गिरना, अभी जो गिर रहा है वो गिर चुका है। अभी क्वार्टर रिजल्ट भी कुछ आएंगे, कुछ अच्छे आएंगे, कुछ बुरे आएंगे, तो उसको भी मार्केट फैक्टर इन करके ही मानेगा, है कि नहीं। तो ये जोन हो गया। देखिए कुछ स्टॉक्स हैं, तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन मैंने कर दिया, एंड ये सभी के लिए है, सभी लोगों के लिए था। ठीक है, क्योंकि मैं इसको डालूंगा भी, ये पोर्शन को सभी के लिए है कि SIP में कैसे करना चाहिए निफ्टी में। ठीक है, तो ये जोन सभी के लिए था। ठीक है, तो आप सभी लोग देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में फिर देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो में लाइक वाइक कीजिए, कमेंट वमेंट भी कीजिएगा जब मैं डाला करता हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स हैं जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है, बिकॉज हम लोग भी हार्ड वर्क कर रहे हैं लाइव मार्केट में, मार्केट से पहले रिसर्च करते हैं समझाने के लिए, क्या उस पर खुद होमवर्क करते हैं, तो हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, तो उससे क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, एक सपोर्टिव ज्यादा फील होता है कि हाँ स्टूडेंट्स भी हैं कमेंट्स करने के लिए। इससे बस एक ही चीज होता है, कोई व्यूज पे पैसे नहीं आते, बस एक रीच मिलता है। ठीक है, अपना भी धंधा पानी चलता है, अपना भी काम बनता है, बिकॉज हम भी मेहनत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हवा खा के तो जिंदा नहीं रह सकते, तो हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हम लोग भी क्या है, हम लोग ट्रू इन्वेस्टर हैं, हम लोग इन्वेस्टिंग पसंद करते हैं। बाकी ट्रेडिंग तो हम लोग करते रहते हैं बोनस के लिए, खर्चा पानी के लिए, एक्स्ट्रा मिल गया बोनस। रोज मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, रोज इंट्राडे नहीं करता हूँ, रोज ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। वही स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, रोज मत करो कुछ, लेकिन सीख लोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कब बन रहा है। कभी शुरू शुरू में आप थोड़ा गिरोगे फिर उठोगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ जाओगे कि हाँ अपॉर्चुनिटी की। देखो मैं भी 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन अपने आप को मैं 70% भी अपना डिलीवर कर दिया, तो मैं चलो एक लमसम एक अच्छा कर लेता हूँ। ऐसा है। बाकी देखो, ट्रेडिंग में यदि कोई बोल रहा है कि मैं रोज कमाता हूँ, रोज मेरे पैसे बन रहे हैं, वो झूठा है, झूठी झूठी बात है, वो नहीं होता है। लेकिन जो कंसिस्टेंसी होना चाहिए और डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करके चल लो कि हाँ भाई मैं एक सेविंग भी कर रहा हूँ, एक ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, एक कंपाउंडिंग भी चल रहा है, मेरा SIP भी चल रहा है, या फिर मैं डायरेक्टली स्टॉक SIP कर रहा हूँ, या फिर निफ्टी बीज में कर रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से डाइवर्सिफाइड हूँ मार्केट में, बिकॉज हम लोग मार्केट के बंदे हैं। तो चारों तरफ से यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है मार्केट में ही, कि हाँ भाई 5 साल बाद आप कहाँ, आप 25 साल के लिए सोचे हो, दैट इज योर गोल, दैट शुड बी योर डेस्टिनी फॉर द होल लाइफ, कि यदि आप मार्केट में हो। लेकिन आपका गोल पहला तो 5 साल का है ना, कि 5 साल बाद यदि मैं चलूं तो मेरे पास कितने पैसे रहेंगे। आज यदि कितने कितने लोगों के पास बड़ा कैपिटल नहीं है, आज मैं यदि 10,000 करके मैं 5 साल तक जमा कर रहा हूँ, ठीक है, 5 साल तक ही जमा कर रहा हूँ, तो मेरे पास कम से कम 9 लाख रुपए रहेंगे भाई। 9 लाख रुपए रहेंगे ना, क्योंकि एक बार में तो आप ला नहीं पा रहे हो, लेकिन 10-10 हजार करके जमा कर रहे हो, तो 9-10 लाख रुपए आपके पास 5 साल बाद होंगे, तो आप तो थोड़े से ट्रेडिंग भी कर सकते हो ना। बहुत तरीके हैं, अब सब तरीका तो मैं यहाँ बता नहीं सकता, बहुत तरीका है, लेकिन पैसे तो दिख रहे हैं कि 9-10 लाख जम गए। लेकिन लेकिन क्या, छोड़ो, बोल के फायदा नहीं अभी। गुण गुणवतन जी क्या लिख रहे हैं, BSc सिप कर नहीं समझा मैं, सिप कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। काफी ऊपर के प्राइस पे, बट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है।